तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अध्याय 9 हरियाणा बोर्ड की किताब है ये आपकी हमारा भारत 2 और इस किताब का पाठ नंबर 9 है। पाठ का नाम है विजयनगर साम्राज्य। इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ कि मतलब कौन राजा क्या था, कैसे सीन हुआ। तो वो जो भी कुछ था वो कहानी हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर आपको नोट्स, समरी, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ सारी चीज आपको मिल जाएंगी। तो जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो सारी आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता जाऊंगा मैं, और जो भी लिखा हुआ कंटेंट आपको मिलेगा रिटर्न में तो वो जो है वेबसाइट के ऊपर अपडेट करता जाऊंगा। ये दोनों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और पहली कमेंट में भी, तो चेकआउट आप कर सकते हो। अब चैप्टर के बारे में समझते हैं हम भाई, इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, अभी तक हम पहले तो एक छोटा सा आसान काम करते हैं, बहुत आसान काम। भारत का नक्शा तो आपको पता है, देखो काम चलाओ नक्शा भाई ये, ठीक है ना। ये मत बोलना भाई भारत का नक्शा नहीं बनाना आता तुमको। देखो काम चलाओ नक्शा बना लो, कोई बात नहीं। देखो इस नक्शे के अंदर जो है एक मैटर था। हम जब भी चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें पता चल रहा था ये वाला जो हिस्सा था उत्तरी भारत का, ये वाला हिस्सा, यहाँ से विदेशी आक्रमणकारी भारत के ऊपर बार बार हमला कर रहे थे। जहां से महमूद गोरी, गजनवी, फलाना ढमक्का, पता नहीं कौन कौन आता गया और आया, सोना लूटा, राजा लूटे, मार दिया और हत्याएं करा और वापिस अपने घर चला गया, या फिर यहीं आके पसर गया भाई, कुछ भी कर रहे थे राजा। तो ये बवाल इधर के इलाके में मचा हुआ था। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता है कि भाई चलो ठीक है, वहां पे बवाल मच रहे थे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ था, नीचे वाला हिस्सा, इस हिस्से में कौन था, क्या कर रहे होंगे लोग। मतलब यहाँ वाले तो लड़ाई कैसे परेशान थे, कुछ राजा तो इतने हरामी थे बाहरी आक्रमणकारी कि वो लोग यहाँ तक आ गए थे ऐसे हमला करते हुए, इधर वाले हिस्से में से फैलते गए, लेकिन वो इधर की साइड कभी नहीं आए। अब इधर की साइड नहीं आए उसका मतलब क्या था, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे एक काफी बड़ा साम्राज्य था जो उनको मार सकता था, और उन्हीं साम्राज्यों में था विजयनगर साम्राज्य। आपने तेनालीराम की कहानी सुनी होगी, टेलीविजन में नाटक वाटक भी आते हैं यार, कार्टून वार्टून से बना के। तो तेनालीराम जिसने देखा है कमेंट में बताना। तो वो तेनालीराम इन्हीं साम्राज्य के अंदर था। एक कृष्ण देव राय का नाम का जो राजा था उसके अंडर में वो काम करता था, एक कवि टाइप में बंदा था वो। तो उसके बारे में भी जानने को मिलेगा, बट फिलहाल चैप्टर शुरू करते हैं, नहीं तो बोलोगे भाई चैप्टर तो शुरू कर नहीं रहे, पता नहीं क्या ही बताए जा रहे हो आप, तो है ना। चलो शुरू कर लेते हैं। कमल है ये बच्चा बैठा हुआ है और टेलीविजन देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। इसकी माँ बुलाती है तो ये बेटा बोलता है अभी आ रहा हूँ माँ। तो माँ बुलाती बुलाती है बेटा, तो भैया टेलीविजन में मस्त कार्टून आ रहे, तेनालीराम देख रहा है बैठ के मजे में कि आहा क्या कहानी है, मजा आ गया। और माँ आ जाती है इसके पास में कि ये तो उठ के नहीं आ रहा, मैं ही आ जाती हूँ। तो माँ पूछती है कि बेटा तू सारा दिन तेनालीराम ही देखता रहा है तो फिर तने बेरा कुकर लागेगा, मतलब कूड़ा ही होता ना बेरा है इसके बारे में। अब बच्चा बेचारा क्या करे, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था। तो इसको लगा कि तेनालीराम तो एक काल्पनिक पात्र है, मतलब काल्पनिक पात्र होता है कि मनगढ़ंत कहानियां बेसिकली, तो वो चीज है। लेकिन इसकी माँ समझाती है नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तेनालीराम रामकृष्ण जो है, ये पूरा नाम उसका तेनाली रामकृष्ण, तेनालीराम कहते थे उसको बेसिकली, तेनाली प्लस राम, रामकृष्ण नहीं कहते थे, अजीब सा लगता था तो तेनालीराम बुलाते थे। तेनालीराम जो है कवि, विद्वान और विचारक था। वह विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विशेष सलाहकार था। माँ ये कृष्णदेव राय कौन है। अब इस बच्चे ने तो बेचारे ने तेनालीराम की कहानियां सुन रखी है, उसको क्या घंटा पता था कि तेनालीराम के साथ में वो कृष्णदेव राय कौन है। तो इसके बारे में अब माँ बताएगी। अब माँ तो भाई पता नहीं माओ के पास इतनी नॉलेज आ कैसे गई, बट जो भी है इन बुक वालों की माएँ बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, उनको सारी कहानियां पता है, हमको नहीं पता भाई इतनी। चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा चैप्टर के अंदर, बहुत प्यारा चैप्टर है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव और विकास एक महान क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। दक्षिण भारत में विजयनगर के शासकों ने ही तुगलक वंश के विरुद्ध विजय पताका फहराई, यानी कि उससे पहले जो वंश चल रहा था तुगलक वंश, काफी बड़ा वंश था, उसको हरा करके इन्होंने जो है अपना जो वंश था उसकी शुरुआत करी थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि बहुत मैक्स लेवल पे, पीक पे पहुंचा हुआ था उनका जो वैभव था। दूर दूर तक चर्चाएं होती थी भाई विजयनगर भी कुछ है, वहां पे जरूर जाना कभी घूमने उन राजाओं के पास में। लगभग 3 शताब्दियों तक, यानी कि 300 सालों तक जो है इस साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। यहाँ के शासकों ने शानदार नगरों की स्थापना करी, भव्य निर्माण
भव्य भवनों का निर्माण करवाया, कला, हस्तशिल्प, साहित्य और धर्म को संरक्षण भी दिया। उन्होंने उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। समस्त पुरातात्विक सामग्री, भवन, अभिलेख और सिक्कों के अध्ययन एवं उपलब्ध साहित्य के आधार पर हम इस साहित्य साम्राज्य के इतिहास से परिचित हो सकते हैं। यानी कि उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे चलता है ना भाई, अब देखो देश के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, पहले के टाइम पे भी वही था, घर बनाते थे, साम्राज्य बनते गए, उजड़ते गए, वो चलता गया। तो उन्हीं के बीच से हम जो है इतिहास वाले जो बंदे हैं ना, जो हम इतिहास में ये कहानियां बनाते हैं, कुछ तो मतलब ऑलमोस्ट जो है हम ग्रंथ और अभिलेख वगैरह मिलते हैं, कई सिक्के मिल गए, कुछ सबूत मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर ये कहानियां बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। पता नहीं वो तो हुआ कि नहीं हुआ, वो तो उन्हीं को पता भाई क्या हुआ उनकी जिंदगी के साथ, लेकिन हमें जो पता लगता है उनके ग्रंथों से, उसी को हम समझ के यहाँ पे टेप देते हैं बुक में और फिर आपको समझा देते हैं। विजयनगर एक शाब्दिक अर्थ है जिसका विजय का नगर यानी कि जीत का नगर है ये। तुंगभद्रा नदी के किनारे, अब नदी वदी का तो हम बाद में देखेंगे कहाँ है, मैप आएगा आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वहां पे सारी नदियां वदियां जो भी है वो मिल जाएंगी। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम बंधुओं ने अपनी विजय समृद्धि में इसे बसाया था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विजयनगर साम्राज्य का फैलाव था। आधुनिक समय में विजयनगर के अवशेष हमें हम्पी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है हम्पी, यहाँ से हमको बहुत सारे अवशेष मिले। पूछ सकते हैं आपसे कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हम्पी से प्राप्त हुए हैं हमको, ठीक है। तो वहां से हमें इनकी कहानियों का पता लगा, भाई ऐसा भी कोई साम्राज्य हुआ करता था इतिहास में। स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से इस स्थान का नामकरण हम्पी हुआ। तो पहले पंपा देवी था, फिर ऐसे मतलब ये मातृ देवी थी उनकी पंपा देवी, और उसके नाम पे उसका नाम रख दिया हम्पी। हम्पी देखो, हम्पी आप सोचो भाई हम्पी असली हम्पी कौन है, ये वाला कि ये वाला, देखो दोनों असली हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपका जैसा मन करे। हम्पी ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, दोनों सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इनकी एक देवी थी, जैसे हमारे भी भगवान है बहुत सारे, तो इनकी भी एक देवी हुआ करती थी पंपा देवी, तो उसी के नाम पे इनको नाम रखा गया इस जगह का हम्पी। राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास क्या होता है, राजनीति, राजपाट के बारे की कहानी कि राजपाट में क्या चल रहा था। संगम वंश आ चुका था और संस्थापक थे इसके हरिहर और बुक्का। ये काफी प्रसिद्ध नाम है, मैंने कई जगहों पे सुन रखा है, बट मेरे को इतना भी पता नहीं है भाई कि क्या सीन है, बट सुन रखा है नाम कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो एक्चुअली में जो है ना सीन क्या होता है, हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं, हमें याद कहानी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती कहानी हमको इतनी सारी याद, क्योंकि भाई राजा इतने सारे थे, उनके वंश आगे बढ़ते गए, और अपने एरिया की याद करे कि भाई दूसरी साइड की याद करे। और एनसीईआरटी की बुक में तो इतना बुरा बवाल था कि विदेशों तक के राजाओं को याद करवा देते थे वो। अपना देश तो अपना देश भाई, दूसरे देशों को भी याद करवाते रहो। तो अपने देश के थोड़े थे भाई, बहुत थे अपने देश में भी। तो इसीलिए जो है ये बुक्स आपकी चेंज करी गई है, जो कि बेटर लगा मेरे को। देखो आप अभी 7th में हो, 8th में जाओगे, 9th और 10th, ये 2-3 साल की और किताबें जो चेंज हुई है उनमें नेक्स्ट लेवल जो है आपको नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपको मान लो नौकरी की तैयारी करनी है, कोई हायर लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इन बुक्स से बहुत बेहतरीन कर पाओगे। क्योंकि भाई इंडिया की जो जीके है ना वो खतरनाक है, हिस्ट्री वाली जीके जो है बेसिकली। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर जो है विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इनको जाता है कि इन्होंने जो है इस नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी। प्रारंभ में वे होयसल शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में थे। 1323 में जब काकतीय राज्य का पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया, तो वे कंपिली राज्य के मंत्री पद पर आसीन हो गए। यानी कि वो फिर बाद में मंत्री बन गए। पहले मतलब आक्रमण में होता था ना, मतलब राजा मार दिया, फिर उसके मंत्री हथिया लिए, ये वो चलता रहता था, बवाल मचते रहते थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपीली को जीत लिया, तो इन दोनों भाइयों को भी कैद में डालकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर विवश किया गया कि तुम, क्योंकि हिंदू थे, भारत में तो हिंदू थे ना, तो मुस्लिम जो भी राजा कब्जा कर रहे थे वो विवश करते थे मंत्रियों को, अधिकारियों को और आम जनता को कि वो मुस्लिम धर्म अपना ले। तो कंपीली में विद्रोह होने पर तुगलक ने इन्हीं दोनों को वहां विद्रोह दबाने भेज दिया कि चलो तुम वहां पे दंगे हो गए, चलो बाद में देखेंगे इस मसले को, पहले उस दंगे को निपटा के आओ। इन्होंने कंपीली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कापच नायक और वीर बल्लाल तृतीय की दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। इन्होंने बोला कि भाई हम इनकी गुलामी नहीं करने वाले, ऐसे नौटंकी नहीं चलेगी। इन्होंने जो अपना ही साम्राज्य बना लिया, उनसे आजाद हो गए। आजाद होने का मतलब ये नहीं था कि भाई मतलब ऐसे चल मैं तेरा ऑर्डर नहीं मानूंगा, चल मैं आजाद हो गया। वो लिटरली अगर वहां पे उनके एरिया में आके कुछ बोलेगा तो उसके मार भी सकते हैं दूसरे राजा को। अपना जो सुल्तान हुआ करता था उनका, पहले
उसके साथ भी लड़ाई कर देंगे। तो वो होता था स्वतंत्र राज्य, मतलब पूरी आजादी पूर्ण रूप से कि हम इसके गुलाम बिल्कुल नहीं है। संत विराधर्ण्य के गुरु और श्रेष्ठ श्रृंगेरी, क्या नाम है यार ये, श्रृंगेरी मठ के मठाधीश विद्यातीर्थ द्वारा उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया गया। मतलब पहले उनको मुसलमान बना दिया भाई जबरदस्ती, क्या करें, तो वापिस से ये हिंदू धर्म में आ गए, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, पहले भी हिंदू ही थे। उन्होंने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करके तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। मतलब अब बेसिकली कहानी समझ आ गई ना, मतलब पहले उनको कब्जा करा गया, जो भी उनका राजा हुआ करता था, और ये तो मंत्री संतरी थे पहले। तो उसके बाद में इन्होंने जो है, जिसने भी इनको अपने कब्जे में लिया, अपना गुलाम बनाया, उसके बाद में उसने बोला कि भैया वहां जाओ और वहां पे जाके उस जगह पे कब्जा कर लो। उस राजा ने बोला, क्योंकि ये मंत्री थे, हाई लेवल की नॉलेज होगी इनको। तो उसके बाद वो वहां जाते और बोलते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं, चल बाय बाय, हम निकले। तो वो सीन हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हरिहर प्रथम। अब हरिहर प्रथम 1336 से 1356 तक इन्होंने राज किया है। हरिहर प्रथम इस राज्य का पहला शासक था। उसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। बाद में उसने अपनी राजधानी विजयनगर में स्थापित करी थी। मतलब प्रॉपर जो राजधानी थी ना, विजयनगर में स्थापित हुई थी, और इसी वजह से इसको विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। विजयनगर के महान अवशेष आज के हम्पी में विद्यमान है। हरिहर ने अपनी योग्यता से बादामी, उदयगिरी और गुट्ठी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। हरिहर ने 1346 में होयसल राज्य और मदुरा के शासकों को हरा दिया। इस प्रकार हरिहर ने अपने भाई बुक्का प्रथम की सहायता से एक विस्तृत और सुदृढ़ शासन की स्थापना की। अब आप बोलोगे भाई लड़ाई दोनों भाई कर रहे हैं, राजा बना दिया हरिहर को, बुक्का क्या करेगा? बुक्का भी आ गया। चलो भैया देखो, राजा ये 56 तक रहा, उसके बाद में 56 से 77 तक जो है बुक्का ने राज करा। विजयनगर साम्राज्य व बहमनी सल्तनत में जो है 3 मुख्य क्षेत्रों तुंगभद्रा दोआब, कावेरी गोदावरी डेल्टा और कोंकण क्षेत्र को लेकर आपस में लड़ाई थी। इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि और विदेशी व्यापार के लिए अनेक बंदरगाहें थी। अब देखो सबको पैसा चाहिए, बाहर सामान जाएगा, पैसा अच्छा आएगा, तो उस चक्कर में लड़ाई रहती थी। यहाँ पे दोनों ही राज्य दक्षिण भारत में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। बुक्का के समय में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया, मतलब उस नदी को कि हाँ ये इनके साम्राज्य का हिस्सा है। बुक्का ने अपने पुत्र कंपन की सहायता से मदुरई को जीत लिया, और कंपन की पत्नी गंगा देवी की पुस्तक मदुरा विजयम, ये पहले संस्कृत चलती थी भारत में, अगर नहीं पता हो तो। अब जैसे आप पढ़ रहे हो ना, वैसी सी संस्कृत थी पहले, तो वो संस्कृत चला करती थी, तो इसीलिए नाम इनके ऐसे संस्कृत टाइप से में मिलेंगे आपको ज्यादातर। तो उसमें जो है इस विजय का पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर मन करे टाइम पास करना तो कभी पढ़ लेना भाई इस किताब को, वैसे मिलेगी नहीं इतनी इजीली, बट फिर भी पढ़ लेना जब मन करे। उसने अपने राज्य को सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक विस्तृत कर दिया। बुक्का ने विदेशी व्यापार के लिए 1374 में अपना एक दूत मंडल चीन भेज दिया। यानी दूत मंडल होता है एक पूरा जो कुछ लोगों के समूह, उसको चीन भेज दिया। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। बुक्का प्रथम के दरबार में सायणाचार्य नामक वेदों का महान भाष्यकार था। यानी कि ये जो है कुछ वेद वगैरह वहां पे बोले जाते होंगे, आम मतलब नॉर्मल हो रखे थे वहां पे। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई, मतलब नई किताबें लिखवाई, और तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि तेलुगु और उधर की साइड की वही लैंग्वेज थे ना लोकल में, तो उनमें भी जो है उसको लिखवाया गया। बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जो अंत तक विजयनगर राज्य की नीति बनी रही कि सभी धर्म के लोग बिल्कुल आजाद रहेंगे, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। तो इस नक्शे से आप देखो, नक्शे से आप समझ सकते हो। देखो ये जो नदियां आ रही है ना, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आपकी ये नदी आ रही है ना, ये वाली यहाँ पे आई, ये वाली आई, और ये भी यहाँ पे आ गई। अब ये वाली आई और यहाँ ये फिर पानी समंदर में चला गया। तो इस ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला इस बीच में जो दिख रहा है, तो इस वाले हिस्से को लेके पूरी लड़ाई थी, क्योंकि देखो नदी इनके अंडर में थी बेसिकली। अब ये वाले इधर वाला जो साम्राज्य हुआ करता था, देखो लिख रखा है इन्होंने ब्राह्मणी साम्राज्य, तो ये साम्राज्य चाहता था कि ये जो है हमारे अंडर में आए, क्योंकि बंदरगाहें मिलेंगी, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये वाला चाहता था हमारे अंडर में आए। तो ये सीन चल रहा था इनका। अब ये दोआब क्या होता है? दोआब जो है उर्दू भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है 2 बड़ी नदियों के बीच की भूमि जो खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है। आब का अर्थ पानी होता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफी सुगहन मात्रा में पाया जाता है। विश्व के लगभग सभी प्राचीनतम सभ्यताओं का उदय ऐसे दोआबों के बीच में ही हुआ है।
तो जैसे हमारी सभ्यता थी सरस्वती सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते थे, तो वो सभ्यता भी ऐसे ही एक नदी के किनारे बसी थी। ऐसे ज्यादातर जो लोग थे ना उस टाइम पे, क्योंकि सबको खेती करनी थी, भूखे पेट भजन नहीं होते, वही काम था भाई, खाना पीना सबको चाहिए, तो वो खेती के लिए रेत में तो कुछ उगने से रहा, तो वो उपजाऊ भूमि की तलाश करते, और उपजाऊ भूमि हमेशा नदियों के आसपास ही मिलती थी। इसी वजह से इन नदियों को लेके बहुत लड़ाई होती थी यहाँ पे। मतलब पहले की सल्तनतें जो है नदियों को लेके अच्छे, मतलब बाहरी आक्रमणकारी भारत पे क्यों हमला करते, और खास तौर पे उत्तर भारत पे क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई अच्छी और उपजाऊ भूमि वहीं पर थी, तो इस चक्कर में वो वहीं पे हमला करते, कहीं और जाते ही नहीं थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हरिहर द्वितीय, अब हरिहर तो चला गया भाई, वो आगे बढ़ते गए, देखते जाओ कहानी आगे बढ़ती जाएगी। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को भी जीत लिया। उसकी सबसे महान सफलता बहमनी राज्य से पश्चिम क्षेत्र कोंकण और गोवा छीनना था। यानी कि बहमनी जो राज्य था ना, तो उससे जो है इन्होंने कोंकण और गोवा ये दो क्षेत्र उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। काफी बड़ा साम्राज्य था, जो कि आपको पीछे मैप में दिख रहा था ना, अलग दूसरे कलर का, एक विजयनगर था, एक उसके ऊपर था, तो वो ऊपर वाला काफी बड़ा साम्राज्य था ना, तो वो उसको लेके जो है उस पे से दो क्षेत्र उसने कब्जा लिए थे। हरिहर द्वितीय सब शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, यानी कि भगवान शिव के वो थे, मतलब उनकी पूजा करते थे बेसिकली। तो देवराय प्रथम, अब इनका जो साथ में शासन काल भी दे रखा है कि 1486 1422 तक इन्होंने शासन किया, ऐसे सभी राजाओं का मिलेगा आपको। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद क्रमशः विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय उत्तराधिकारी बने। तो 1406 में देवराय प्रथम राजा बन गया। देवराय प्रथम के समय में तुंगभद्रा दोआब को लेकर फिर से, अब ये लड़ाई देखो ऐसे इतनी जल्दी नहीं बुझती, क्योंकि ये दोआब काफी महत्वपूर्ण था, खेती के लिए भी, व्यापार के लिए भी, पानी के लिए भी, बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर। और इसको लेके जो है फिर से बहमनी राज्य से युद्ध छिड़ गया, लड़ाई मच गई उनकी इस छोटी सी जगह को लेके। देवराय प्रथम ने वारंगल के शासकों से गठजोड़ कर लिया। वारंगल द्वारा बहमनी सल्तनत का साथ छोड़ने से दक्कन में शक्ति संतुलन बदल गया। यानी कि अब देखो, एक पार्टी थी काफी बड़ी, और वो पार्टी बहमनी राज्य को छोड़ के इनकी पार्टी में आ गई, तो अब ये पावरफुल हो गए ना कहीं, तो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ गया उधर का। और देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने में सफल रहा, उसको हरा दिया बेचारे को। देवराय ने जल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बना लिया कि अब पानी कभी खत्म नहीं होने वाला हमारा। उसने सिंचाई के लिए हरिहर नदी पर भी एक बांध बना डाला कि ये लो पानी ही पानी। उसके दरबार में हरविलास ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। देखो ये जो है एक ग्रंथ है हरिविलास नाम से, और इस ग्रंथ की रचना किसने करी थी, कवि ने करी थी, जिसका नाम था श्रीनाथ। इसके शासन काल में इटली निवासी यात्री निकोलो कोंटी, भाई क्या नाम रख रखा है, तो इटली का निवासी यात्री था कोई निकोलो कोंटी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा करी, यहाँ पे घूमने आया था। ऐसे समय समय पे जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे विजिटर्स आते रहते थे भारत के अंदर। निकोलो द कोंटी, देखो क्या निकोलो कोंटी लिख रखा है यहाँ पे, निकोलो द कोंटी कर दिया। राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार, अच्छा ये त्योहार है एक, इस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली और नवरात्रि का उल्लेख अपने यात्रा वृतांत में करता है। ये बंदा जो आया था ये वाला, ये वाला कुछ सा भी कह लो, तो ये बताता है कि भाई भारत में दिवाली कैसे मनाते हैं, नवरात्र कैसे मनाते हैं, बहुत खूबसूरत मौसम होता, माहौल होता है। नगर के विषय में वह लिखता है, नगर की परिधि 96 किलोमीटर थी और उसमें 90,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना भी रहती थी, निवास करती थी, जो कि रहती थी, एक ही बात है। देवराय द्वितीय, अब देवराय वो चला गया भाई, अगला राजा आएगा। देखो ज्यादा टिक रहे हैं राजा, देखो आप अगर ध्यान दोगे ना, ठीक ठाक राज कर रहे हैं, 20-25 साल जवानी जवानी राज करो और फिर अपना कल्टी हो लो भाई, बच्चों को संपत्ति छोड़ो और चले जाओ। अब सारी संपत्ति तुम ही राज करते रहोगे बुढ़ापे तक, तो बच्चे बवाल मचा देंगे ना, तो बच्चों को राज सिंहासन दे दिए जाते थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगला राजा आ चुका है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय विजयनगर का महानतम शासक था। विजयनगर इतिहास में उसे इमाडिड देवराय के नाम से जाना जाता था, होना चाहिए था। उसने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था। तुर्की लोग, जो विदेशी लोग थे ना, 2000 लोग जो उनको तीर अच्छे से, धनुष अच्छे से चलाने आते थे, उनको इसने अपनी सेना में भर्ती कर रखा था। उसके और बहमानी राज्य के बीच
एक के बाद एक 3 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया। इसीलिए क्योंकि दोनों पक्ष बड़े-बड़े थे ना, काफ़ी बड़ी साम्राज्य हुआ करते थे उनके दोनों के, तो कुछ ज़्यादा नतीजा निकल नहीं पाया। इसीलिए दोनों पक्षों को मौजूदा सीमाओं पर सहमत होना पड़ा। यार जहाँ तक है चुपचाप बैठे रहो, क्यों लड़ाई में अपनी सेना मरवा रहे, तुम भी मरवा रहे हम भी मरवा रहे। तो बोले अब से लड़ाई बंद, हम भले मानुस बन के रहेंगे। उसने अपने शासनकाल में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार श्रीलंका द्वीप तक कर दिया। श्रीलंका के पास पहुंच गया भाई वो, अपने बोला चल यहाँ वाला तो कुछ करने नहीं देगा, उधर जाते हैं, उधर कब्जा मार के आएंगे। उसके समय में फारसी राजदूत अबू दुर्जाक ने विजयनगर की यात्रा करी थी। ये फारस से आया था, ये अजीब सा नाम है, जो कि उसके अनुसार जो है विजयनगर संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक था उस समय में। उसने राज्य के वैभव और ऐश्वर्य की भी प्रशंसा करी थी कि राज्य कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा राज्य है। तो यहाँ पे कुछ राजवंश दे रखे हैं, ये राजवंश है, ये इनके संस्थापक है और यह इनका शासनकाल। तो संगम वंश जिसकी स्थापना करी थी हरिहर बुक्का ने, फिर आया सलूब वंश नरसिम्हा सलूब ने, फिर आया तुलु वंश वीर नरसिम्हा, अरविंद अरविंदु वंश ये जो है तिरुमल ने इनकी स्थापना करी थी, और ये इनका शासनकाल था। इससे इसके बीच में ये ऐसे राज चलते रहे थे, राजपाट चलता रहा, सल्तनत वही रही विजयनगर की सल्तनत, और राजा और वंश बदलते चले गए। सुलू वंश यानी कि नरसिम्हा सुलू के बारे में हम बात करेंगे। देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश के कुछ कमजोर शासकों के बीच गृह युद्ध हो गए। गृह युद्ध होते हैं आपस में, भाई भाई की बच गई, और जिससे राज्य के सामंतों को स्वतंत्र होने का मौका मिल गया। सामंत क्या होते थे, देखो हर एक चैप्टर में आप पढ़ रहे होगे सामंत सामंत आते रहते हैं। तो सामंत एक्चुअली जो है ना वो बंदे होते हैं, जैसे आपको सिंपली समझाता हूँ, हमारा ये देश है, अब डिब्बे में बना रहा हूँ भाई, ये मत बोलना डिब्बे में देश कैसे आ गया। तो देखो ये हमारा देश है, ये हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम एक प्रधानमंत्री बनाते हैं जिसको पीएम कहते हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को जो है अब वो क्या करेगा, अब सारे देश पे वो नियंत्रण अकेला थोड़ी ना कर सकता है। ये पीएम एज अ राजा हो गया हमारा, कि ये है राजा, और ये राजा कुछ अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए उसको जो है सामंतों की जरूरत होती है, यानी कि मंत्रियों की जरूरत होती है, मिनिस्टर्स की जरूरत होती है। बहुत सारे मंत्री लोगों को वो, जैसे कि एक हरियाणा का एक मंत्री है, मुख्यमंत्री जो होते हैं, हरियाणा का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, अलग अलग एरियाज के अलग अलग होते चले जाएंगे। तो वो जो मंत्री थे उन्हीं को उस समय कहा जाता था सामंत। और ये जो मंत्री है, मान लो एक मंत्री बोलता है मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं करूंगा, मैं अपना अलग देश बसा रहा हूं जाके, तो वो काम हो गया था। तो वो सामंत ऐसे ही जो है आजाद होने लगे और अपने साम्राज्य बनाने लग गए। ऐसी स्थिति में राज्य के मंत्री नरसिम्हा सलूब ने सत्ता हथिया कर सुलूब वंश की नींव रख दी। भाई राजा, ये बच्चे लड़ते रहेंगे और इनके ये जो सामंत है वो आजाद होते रहेंगे, देश जो सल्तनत है वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इस मंत्री नरसिम्हा सलूब ने जो है सत्ता को हथिया लिया। इसे विजयनगर इतिहास में प्रथम बलापहार कहा जाता है। पहली बार जो है बलापहार क्या होता है, देखो बलापहार के बारे में बता रखा है। तो शासकीय व्यक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लेना बलापहार कहा जाता है। यानी कि एक शासक वाली शक्ति, शासकीय व्यक्ति यानी कि जो शासन के अंदर में काम कर रहा है, वो जो है अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, कोई टेक्निक लगा रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, और राजा बन जाता है एकदम से, तो वो होता है बलापहार। तो ये जो है अब नरसिम्हा सलूब ये जो है राजा बन जाता है। 1490 में नरसिम्हा सलूब की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र, यानी कि अल्पवयस्क तो छोटा सा, ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था, छोटी सी उम्र थी बेचारा, वो बच्चा इमाडी नरसिम्हा विजय का शासक बन बैठा, और नरसा नायक को उसका संरक्षण नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि भाई छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा, उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है, उसको खुद नहीं पता होगा मैं राजा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। 1505 में सत्ता अधिकार के प्रश्न पर नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी। बेचारा मर गया ऐसे ही, राजगद्दी पर, और राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। तो देखो राजा कुछ, ये वंश आप समझ गए ना, कुछ ज्यादा चल नहीं पाया। वैसे भी बता रखा है ज्यादा कुछ टिक नहीं पाया, क्योंकि क्यों नहीं टिक पाया, क्योंकि भाई राजा तो बन गया, वो सत्ता मतलब ऐसे मैनेजमेंट संभालने के लिए राजा बन गए थे वो नरसिम्हा सलूब, लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा हो तो बेचारा छोटा सा था, छुटकू सा बच्चा था, और उसको जो है मरवा दिया गया, और फिर जो है किसी और के हत्थे ये राजगद्दी चढ़ चुकी थी, ये बलि मांग रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट दे रखा है, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई बता दो। 1800 में कलिंग मैकेंजी ने सर्वप्रथम हम्पी पर शोध कार्य आरंभ किया। उसने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। विरूपाक्ष, पंपा देवी,
पुरातात्विक सामग्री, विदेशी यात्रियों के विवरण और स्थानीय साहित्य के अध्ययन से हम्पी के महान साम्राज्य की खोज संभव हो पाई। तो ये इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत हुई थी कलिंग मैकेंजी के द्वारा। एक बंदा था तो उसने इसकी शुरुआत करी थी और ऐसे धीरे धीरे हमको इनके बारे में पता चलता गया कि ऐसा कोई साम्राज्य था, उसने क्या करा, कैसे हुआ। अलग अलग राजाओं की कहानी, यात्रा वृतांत, बहुत सारी चीजें देख दुख के जो है एक पूरी कहानी का हमें आइडिया लगा कि ऐसा कुछ था। और फिर कई सौ सालों की मेहनत के बाद ये इतिहास आपको पढ़ाया जाता है और जिसको आप बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। चलो आगे बढ़ते हैं। तुलु वंश, नया वंश आ चुका था क्योंकि बच्चा मार चुके थे वो लोग, और अब उस बच्चे के स्थान पे कोई नया राजा आने वाला था। वीर नरसिंहा ने सुलु वंश के स्थान पर 1505 में तुलु वंश की स्थापना करी। विजयनगर के इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार बलापहार कहा जाता है। बलापहार तो समझ में आ गया ना, मतलब बलपूर्वक राजा बन जाना यार। तो दूसरी बार ऐसा हो गया था और उसके इस अपराध के कारण विजयनगर की जनता में आक्रोश फैल गया कि भाई तुमने छोटे से बच्चे की हत्या कर दी, जो राजा, उसको पता भी नहीं था तू राजा है, फिर भी तुमने उसको मार डाला, बेचारा निर्दोष की हत्या कर दी और जनता ने उसे अपना राजा स्वीकार नहीं करा। भाई तू तो हरामी है, हम तुझे राजा नहीं मान रहे, धोखेबाज। 1509 में उसका सौतेला भाई आ गया कृष्ण देव राय और वो बना विजयनगर का राजा। मतलब जो जिसने हत्या करी उसको नहीं मानेंगे भाई, चाहे किसी को बना दे, काले चोर को बना देंगे, तेरे को राजा नहीं बनाएंगे। तो इस केस में आ चुके थे कृष्ण देव राय, विजयनगर के नए राजा बने। कृष्ण देव राय को उसकी सैनिक असैनिक उपलब्धियों के कारण तुलु वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। उसने न केवल विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया बल्कि एक संगठित और सुदृढ़ शासन की स्थापना भी की। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उसका राज्य विश्व प्रसिद्ध था, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हो चुका था कि भाई कृष्णदेवराय के जो साम्राज्य है वहां पे जरूर घूमने जाना, बहुत खूबसूरत है। चलो देखते हैं इनके बारे में इन्होंने क्या करा। 1509 से 1529 लगभग 20 साल इन्होंने राज करा और इन्हीं 20 सालों में जो है साम्राज्य के महान शासक ये थे और उसने अपनी योग्यता से विजयनगर को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। बाबर तो समझते हो ना, अकबर बीरबल देखा होगा, अकबर वाला वो जो वंश था ना, मुगल वंश का था अकबर। तो उनकी जो शुरुआत हुई थी वो बाबर ने करी थी, मतलब उनके दाता। ठीक है, तो उसने जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन भारतीय राज्यों का वर्णन किया है उनमें विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का भी विवरण हमें देखने को मिलता है। अब बाबरनामा जो है ना एक कवि ने लिखी थी और बाबरनामा बाबर की पूरी कहानी बताती है कैसे क्या हुआ और आस पड़ोस की भी कहानी थोड़ी बहुत बता देती है। इतिहासकार डॉक्टर RC मजूमदार ने उनके बारे में लिखा है कि वह विजयनगर राज्य का सबसे महान शासक था तथा उनकी गिनती भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासकों में की जाती थी। वह बहादुर सिपाही, सफल सेनापति, कुशल प्रशासक तथा कला व साहित्य का संरक्षक था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और जो है डोमिंगो पायास, इसने जो है ये दो बंदे भारत की इन्होंने यात्रा करी और इन यात्रियों ने उसके शासन व्यवस्था को अत्यधिक प्रशंसा की है कि ये बहुत प्यारा राज्य है भाई, मजा आ गया घूम के यहाँ पे। तो बहमनी साम्राज्य, अब ये बहमनी साम्राज्य साइड में क्यों दे रखा है, क्योंकि भाई हम पढ़ तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में रहे हैं तो बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ने लग गए तो फिर कहानी में मजा कहाँ रह जाएगा। तो फिर भी बताना पड़ेगा ना, वो पड़ोसी राज्य था यार, उसके बारे में थोड़ा सा सुन दो। 1346 की बात है। 1346 में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नामक उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी और 1346 से 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह साम्राज्य संगठित और शक्तिशाली बना रहा। बाद में यह बीजापुर, अहमदनगर और बीदर, बारार और गोलकुंडा नामक 5 राज्यों में बंटकर टूट चुका था, विखंड हो गया, टुकड़े हो गए इसके बिल्कुल बेचारे के, मतलब ऐसे स्वतंत्र राज्य बना लिए होंगे राजाओं ने, तो वो सीन हुआ होगा। उपलब्धियां और योगदान, अब ये उपलब्धियां क्या थी, मतलब क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी इन वंशजों की हमने कहानी जान ली ना, ऐसे ऐसे राजा आते गए जाते गए, तो इन्होंने करा क्या एक्चुअली में। देखो पहले ही है सैन्य उपलब्धियां, पड़ोसी राज्य की सेना के लगातार हो रहे हमलों को रोकना कृष्णदेवराय का प्रथम उद्देश्य था। अब ये हम सारे राजाओं की नहीं पढ़ रहे कि भाई सारे राजाओं ने इसने ये करा उसने वो करा, ना ऐसा मत सोचना। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कृष्णदेवराय की, क्योंकि वो था सबसे खतरनाक लीजेंडरी बंदा, मास्टरपीस था वो, बिल्कुल लीजेंडरी नेक्स्ट लेवल पे, और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी तो भाई ठीक है आए गए। अब देखो ऐसे नहीं होता ना कि आप कहानी सीधी उसी के
उसी की कहानी से शुरू करो, उसके पिता के बारे में बताओगे, उससे पहले जो कुछ घर में संपत्ति में क्या चल रहा था वो बताओगे कि ये कहाँ से आ टपका, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो कहानी बनी अभी पूरी हमारी, और अभी जो है एक्चुअल सीन स्टार्ट हो रहे हैं तो कृष्णदेवराय की कहानी का। तो उसने जो है कृष्णदेव हाँ, पड़ोसी राज्य की सेनाओं के लगातार हो रहे हमलों को रोकना कृष्णदेवराय का पहला उद्देश्य था। कि भाई लड़ाई हो रही है, दंगे मचा रखे हैं पड़ोसी राज्य ने, और पता है किसने मचा रखे वो तो आपको भी पता है। तो उसको चुप बैठाना भाई। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह और कृष्णदेवराय के मध्य 1509 में कोविलकोंडा के समीप युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर का शासक मारा गया। कृष्णदेवराय ने रायचूर, गुलबर्गा, बदीर पर अधिक कब्जा कर लिया और पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर पता नहीं क्या नाम रख रखे इन्होंने, कृष्णदेवराय का सहयोग लेने के लिए अरबी फारसी घोड़े मात्र विजयनगर को ही देने का प्रस्ताव रखा। यानी कि जो है ना घोड़े, ऐसे दूसरा राजा भी मांग रहा हो, लेकिन ये बोला मैं तो तेरे को ही दूंगा और किसी को नहीं देने वाला। पुर्तगालियों ने उससे भटकल में किला बनाने की अनुमति मांगी कि तो हमको अनुमति दे दो, हम भटकल में किला बना के यहाँ पे रहना चाहते हैं। कृष्णदेवराय ने इस प्रस्ताव को मान लिया और पुर्तगालियों से मित्रता स्थापित कर ली कि चलो ठीक है यार, तुम रहना चाहते हो रह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को इतना बड़ा साम्राज्य है, तुम भी रह लो। कृष्णदेवराय ने उमातुर के विद्रोही सरदार गंगा राय को हराकर उसको भी मार डाला। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा की सेनाओं को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को भी जीत लिया। उसकी विजय सेनाएं कटक तक पहुंच गई। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी बेटी का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया। भाई इसने काटा पूरा जस। तो देखो इसने क्या करा, एक्चुअल में इसको पता था ये राजा खतरनाक है और सबको पहले निपटा के आ चुका है मेरे दरवाजे, तो इसको ऐसे शांत नहीं कर सकते, लड़ाई होगी मैं मरूंगा, बेफालतू में जान क्यों देनी। इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और भाई विवाह हो गया तो फिर तो लड़ाई करने का सेंस नहीं बनता ना, ऐसे तो फिर गलत काम हो जाएगा। तो अब ये जो है यहाँ पे पूरा शांत हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मामला सेटल हो गया और उसके आगे वो जा नहीं सकता था, जाने का मन करा नहीं होगा फिर आगे तो, क्योंकि भाई चलो ठीक है यहीं से काम बन गया उसका। अब प्रशासनिक उपलब्धियां, अब प्रशासन के अंदर क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने करी वो भी देख लेते हैं। कृष्णदेवराय ने विजयनगर राज्य को सुसंगठित किया, शांति और व्यवस्था स्थापित करी। कृष्णदेव न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कानून निर्माण, सैन्य संचालन आदि सभी का प्रधान था, परंतु वह निरंकुश और स्वेच्छाकारी शासक नहीं था कि वो अपनी मर्जी से जो मन करे वो बोल दे। उसने अपने राज्य में कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए पर्याप्त प्रयास किए। जंगल साफ कर अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया, तालाब और नहरें खुदवाई, सिंचाई के साधनों में वृद्धि कर दी। उसने सैन्य व्यवस्था को भी सुसंगठित किया। उसने सेना में कठोर अनुशासन लागू करा ताकि सेना जो है ऐसे भटके ना कहीं इधर उधर। और उसके अलावा उसने करा साहित्य को प्रोत्साहित। अब ये साहित्य वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने साहित्य होता है मतलब जो चीजें हमें आज ये कहानी पता चल रही है, खासतौर पे साहित्य, जो साहित्य लिखे गए, किताबें लिखी गई, उन्हीं के वजह से पता लगता है, नहीं तो हमें नहीं पता था कौन था विजयनगर, कौन था कृष्णदेवराय। तो चलो देखते हैं क्या क्या करवाया था इन्होंने। कृष्णदेवराय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। वह आंध्र बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके दरबार को अष्ट दिग्गज के रूप में प्रख्यात 8 तेलुगु कवि और एवं विद्वान सुशोभित करते थे। इन तेलुगु कवियों में पेडुडन सर्व प्रमुख थे। वह संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के महापंडित थे। कृष्णदेवराय खुद भी विद्वान थे और उसने तेलुगु में आमुक्त माल्य संस्कृत में जो है जाबामवती कल्याणम नामक ग्रंथों की रचना करी। तो ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, तो इनकी रचना करी थी कृष्णदेवराय ने। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से ग्रंथों की रचना करी थी। थोड़े अजीब से नाम है लेकिन भाई याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धर्म को लेके क्या मैटर था उनका, धर्म को लेके भी देखते हैं। तो कृष्णदेवराय की धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी देते हुए उसके काल में आए विदेशी यात्री दुआर्ते बारबोसा, हम पहले भी पढ़ के आए ना बारबोसा को, तो ये पूरा नाम उसका था दुआर्ते बारबोसा। तो इसने जो है अपने वृतांत में लिखता है, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि चाहे ईसाई हो या यहूदी, हबसी हो या विधर्मी, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे इसके लिए किसी प्रकार की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती है और ना ही उसके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि तू कौन से धर्म का क्या है। भाई इंसान तो है ना, चल ठीक है इंसान है, तू रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर था यहाँ पे।
चलो आगे बढ़ते हैं विजयनगर के विषय में। पायस का वर्णन। अब ये पायस भी एक विदेशी यात्री था आई थिंक। तो ये जो है वर्णन करता है, क्या लिखता है देखते हैं। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा है, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहां से मैं एक बड़ा भाग देख पाया। वहां से मैंने देखा तो यह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। रोम साम्राज्य सुना होगा ना कहीं रोमन साम्राज्य, काफी बड़ा था वो। तो उसके जैसा उसको लगा। यह देखने में बहुत प्यारा है। इसमें पेड़ों के कई उपवन है, उपवन होते हैं बगीचे वगैरह, तो कई बगीचे हैं। आवासों के बगीचों में पानी की कई नालियां आती हैं। इसमें अनेक सुंदर तालाब भी बने हुए हैं। इससे ज्यादा मनोहर जगह मैं क्या ही बताऊं तुमको। मजा आ गया मेरे को, जिंदगी खुश हो गई वहां जाके, ऐसा वो कह रहा था। वास्तुकला में योगदान। वास्तुकला भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वास्तुकला होती है कि जो मंदिर वंदिर या कुछ चीजें बनवाई जाती है तो वो वास्तुकला के अंडर आती है हमारी। तो क्या क्या निर्माण उस समय हुए। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वास्तुकला की द्रविड़ शैली उन्नति के चरम पर थी। उसने मंडप, गोपुरम, विशाल भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने राजधानी को काफी भव्य रूप दिया, जिसकी प्रशंसा विदेशी यात्री पायस इस प्रकार करते हैं। ये पायस अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ना, तो ये रिपीटेड होते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं था भाई ऐसे विजिटरों की लाइन लगी रहेंगे। चलो विजिटर आते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन किताबें नहीं लिखते थे वो, और किताबें नहीं लिखेंगे तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कैसा था कैसा नहीं था। तो पायस ने लिखा है बस, इसीलिए 2-3 इनाम आ रहे हैं। आकार में वह रोम के समान विशाल और विस्तृत है। इस नगर में असंख्य लोग निवास करते हैं। इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ना बिकती हो। यानी कि तुम दुनिया का कोई सा सामान खरीदना हो, विजयनगर पहुंच जाना और जाके वहां से खरीद लाना, ठीक है। वास्तुकला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी में विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। ये 3 मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया, ये ध्यान रखने हैं। ये जो सबसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, हम्पी का विठल स्वामी मंदिर, देखो कितना खूबसूरत मंदिर है ये। मतलब विजिट करोगे तो अलग रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई इस जगह को देख के। लेकिन जो भी है, ये जो विठल स्वामी मंदिर है, हजारा स्वामी मंदिर है और चिदम्बरम मंदिर, ये 3 मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया था कृष्णदेव राय ने। और ये कहाँ पे थे तीनों मंदिर? हम्पी में, अपनी राजधानी में ना। राजधानी क्या थी? हम्पी। तो वहीं पे करवाए थे इन्होंने। उसने अपनी माता नागम्बा की याद में नया शहर नागलपुरा निर्मित करवा दिया। इसके अतिरिक्त उसने गोपुरम और अन्य भवनों का भी निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय के अधीन न केवल विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ, बल्कि सुशासन, साहित्य, कला, धर्म आदि के क्षेत्रों में भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का महानतम राजा माना जाता है। वास्तव में विजयनगर राज्य कृष्णदेव राय के शासनकाल में अपने गौरव और खुशहाली की चोटी पर पहुंच गया था। यानी कि उससे ज्यादा खुश किसी राजा के टाइम में वो इलाका नहीं हुआ था जितना कृष्णदेव राय के टाइम पे हुआ था। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस पहरे की स्टार्टिंग में जाना था एक द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली में जो है यहाँ पे निर्माण हुआ कला के अंदर, तो वो क्या चीज थी वो भी जान लेते हैं एक बार। तो द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की हिंदू स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। दक्षिण में इसका उद्भव और विकास होने के कारण इसे द्रविड़ शैली कहा गया, दक्षिण वाली शैली। तो इसका नाम रख दिया द्रविड़ शैली बस इसलिए। इसमें भवनों को 3 भागों में बांटा जाता है, गोपुरम, गृहभार और शिखर। विशाल, ये पूछ सकते हैं आपसे कि द्रविड़ शैली के अंदर जो है भवनों को या मकानों को जो है कितने भागों में बांटा जाता है। 3 भाग और तीनों याद भी होने चाहिए, गोपुरम, गर्भगृह और शिखर। विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जो एंट्री गेट होता है, दरवाजा होता है ना, मेन दरवाजा, उसको कहते हैं गोपुरम। और मंदिर के आधार भाग जो कि वर्गाकार होता है और यहीं पर मुख्य मूर्तियां होती है, उसको कहते हैं गर्भगृह। यानी कि जैसे गर्भ के अंदर, पेट के अंदर होता है ना सब कुछ, वैसे ही जो है वो जो मंदिर है उसका पेट है वो बेसिकली, वहां पे गर्भगृह इसीलिए उसको कह रहे हैं कि वहां पे सारी मूर्तियां वगैरह सारी चीजें आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। गर्भगृह के ऊपर जो है विशाल पिरामिड नुमा शिखर होता है। द्रविड़ शैली में भवन काफी विशाल और ऊंचे होते हैं। इनके कक्ष, इसमें जो है अनेक कक्ष, जलकुंड और अनेक छोटे मंदिर भी होते हैं, तो उसको कहते हैं शिखर। तो तीनों चीजें हमें समझ आ गई कि गोपुरम क्या होता है, दरवाजा, गर्भगृह क्या होता है, वो जगह जहाँ पे मंदिर की मूर्तियां रखी होती हैं, और शिखर क्या होता है, चोटी जो बनी होती है काफी ऊंचे तक, तो उसको शिखर कहते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, विजयनगर का पतन और अरविंदु वंश। देखो भाई, ये राजा कृष्णदेव राय ने इतना कुछ, इतनी मेहनत करी, अपने साम्राज्य को नेक्स्ट लेवल भी कर दिया, लेकिन एक दिक्कत आ गई। अगर राजा मर गया तो आने वाले राजा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता था, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा भाई, कृष्णदेव राय ने इतना बवाल कर दिया, इतना बढ़िया, लोग खुश, मजा आ रखा है सबको जिंदगी में, लेकिन क्या हो अगर उसके बाद के राजा उससे भी कुछ नेक्स्ट लेवल निकले, तो जनता भाई मजा ही आ गया, बिल्कुल जिंदगी खुश हो गई जनता की। तो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था, समय बदलता गया और उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के लिए संघर्ष हो गया, मतलब राजा कौन बनेगा भाई, बवाल मच गया। उसके बाद अच्युत राय और सदाशिव राय जो है गद्दी पर आसीन हो गए। इस काल में राज्य की वास्तविक शक्ति कृष्णदेव राय के दामाद राम राय के हाथों में रही। राम राय एक योग्य शासन प्रबंधक था, परंतु सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था कि कूटनीति से जो है मैटर को सुलझा सके। उसने बहमानी राज्यों के खंडों, जो कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ऐसे बट गए थे ना वो 5 भागों में, तो ऐसे उन खंडों को जो है एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। परंतु अंत में इन राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाकर 23 जनवरी 1565 को, भाई तारीख भी लिख रखी है बकायदा, 23 जनवरी 1565 को तलीकोट के युद्ध में उसको हराकर पराजित कर दिया, उसको हरा दिया बेचारे को। देखो क्या हुआ सीन है, इसने सोचा इनके आपस में बजवाते हैं, ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर वालों की, मैं इस पार्टी का, विजयनगर वाले बोल रहे मैं इस पार्टी का समर्थन कर दूंगा और तुम उस पर हमला कर लेना। तो ऐसे करके बजवाने के चक्कर में था, इन्होंने क्या गेम खेला, ये तीनों इकट्ठा हो गए और तीनों ने इकट्ठा होकर विजयनगर को ही पेल दिया बेचारे को। युद्ध के बाद लगभग 100 सालों तक विजयनगर पर अरविंदु वंश का राज रहा, परंतु विजयनगर दक्षिण भारत की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाया और यह महान साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता चला गया, क्योंकि भाई राजपाट बर्बाद हो रखा है यहाँ पे। तलीकोट का युद्ध, अब ये जो तलीकोट का युद्ध था इसके बारे में बता रहे हैं क्या हुआ। तो 1565 की बात है। 1565 में विजयनगर की सेनाओं और बहमानी शासक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ाई लड़ी गई। विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय कर रहा था, क्योंकि राम राय बचा था भाई, डंका बंदा जो कुछ कर सकता था, तो वो लड़ रहा था उधर से। और इस युद्ध में विजयनगर की सेना को इन राज्यों की संयुक्त सेनाओं को ने हरा दिया। इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तलीकोट का युद्ध 3 नंबर में आ सकता है, 3 या 2 नंबर तो मिनिमम, 2 या 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन अगर आता है तो। तलीकोट का युद्ध, ठीक है। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर हमला किया और नगर में आग लगा दी। इस प्रकार तलीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण रहा, मतलब वो युद्ध हार गए क्योंकि दूसरे वालों की सेना काफी बड़ी थी और उसके बाद ये आग लगाने की वजह से शहर के शहर लुट गए, बर्बाद हो गए और जनता बर्बाद, खुशनुमा जिंदगी बर्बाद जिंदगी बन चुकी थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? देखो, देवराय प्रथम के अंदर आया था निकोलो द कुंटी, जो इटली से आया था। देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था अब्दुल, पता नहीं कौन है, ईरानी, ठीक है। कृष्ण देव राय के वाले याद रखना, आपको ये वाला तो जरूर याद रखना है, बाकी भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोमिंगो पायस और बारबोसा, जो दोनों के दोनों कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। विजयनगर का प्रशासन, विजयनगर के शासकों ने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की। उनकी शासन प्रणाली हिंदू परंपरा पर आधारित थी। विजयनगर के शासकों द्वारा रायों यानी कि सामंतों को लगान मुक्त जमीन देने में से इनका स्वरूप सामंतवादी बन गया। यानी कि ये जो है ना सिस्टम पूरा बदल रहे थे धीरे धीरे टाइम के साथ में। सामंतों ने जो है, मतलब पहले क्या था, सामंत सिर्फ वो कर इकट्ठा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको जमीन दी गई सामंतों को और ये सामंतवादी बनते चले गए, जमीन के मालिक बनते चले गए। जैसे जमींदार होते हैं ना, तो जमींदारों से ऊपर जो है उनके हेड बनते चले गए। केंद्रीय प्रशासन, पहला आता है राजा। भाई राजा ही सब कुछ है, पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के भी आए होगे, वो सारी चीजें हैं, हर एक चैप्टर में राजा सेम ही होते हैं, मतलब नाम बदल जाते हैं लेकिन काम नहीं बदलते। साम्राज्य की समस्त कार्यकारी, न्यायकारी और विधि शक्तियां राजा शासक में निहित होती थी, अर्थात निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था होने के बावजूद विजयनगर के शासक ना तो निरंकुश थे और ना ही स्वेच्छाचारी। सभी शासक प्रजा हितैषी थे, यानी कि प्रजा की भलाई चाहते थे, हित चाहते थे।
जनहित के कार्य करना अपना वो कर्तव्य समझते थे। राजा के बड़े बेटे को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। बेटा ना होने की दशा में राज परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को शासक अपना युवराज चुन देता था। यानी कि अगर विवाह ही नहीं हुआ या फिर पत्नी मर गई या फिर बच्चा ही नहीं हुआ विवाह के बाद भी, तो वो जो है अपने परिवार में से किसी को चुन लेता कि मेरे मरने के बाद ये राजा होगा। मंत्री परिषद। अब मंत्री लोग क्या करते थे, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, विभागों के प्रधान आदि राज्यों के बड़े प्रमुख और योग्य व्यक्ति नियुक्त होते थे। इनकी संख्या 20 के निकट थी। वे प्रमुख विषयों पर राजा को परामर्श देते थे, परंतु इसे मानना या ना मानना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। राजा की सहायता के लिए रायसेन, राजा के मौखिक आदेश को लिपिबद्ध करने वाला, जिसको रायसेन कहते हैं, कर्णिकम, लेखाधिकारी जिसको कहते हैं, मुद्राकर्ता आदि ऐसे कुछ जो है मंत्री प्रमुख थे उस टाइम पे। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। विजयनगर राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत यानी कि शहर टाइप से में, तो 6 शहर थे बेसिकली इसके अंदर। प्रांतपति प्रांत का प्रधान था। उनके अधिकार विस्तृत थे। साम्राज्य प्रांत, वलनाडु, नाडु, स्थल और ग्राम आदि इकाइयों में विभक्त थे। ग्राम के मुखिया को गोंडा कहा जाता था। जैसे सरपंच होता है ना गांव में, तो वैसे उस टाइम पे उसको क्या कहते थे, गोंडा कहते थे। तो यहाँ पे ऊपर कुछ लिख रखा था जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो भी पढ़ लेते। क्या आप जानते हैं, देखो ये पढ़, आप सोचते हो भाई मतलब चैप्टर में तो ये चल रहा है इधर, आप ये क्यों पढ़ा देते हो बीच में, है ना। देखो एक्चुअली में जो है ना एग्जाम में मैंने देखा है ये वाला आ रहा है, सो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। ये जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में भी कई बार देखने को मिला ये चीज मेरे को कि क्या आप जानते हैं, इसमें से पूछ लेते हैं वो लोग, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। सप्तांग विचारधारा कौटिल्य द्वारा रचित एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र सबको पता होगी, नहीं पता ना कोई बात नहीं भाई, सबको याद हो जानी चाहिए, है ना, याद कर लेना, काफी प्रसिद्ध बंदा था ये, महान बंदा कह सकते हो। प्राचीन भारतीय इतिहास और राजनीति की महान रचना है ये। सप्तांग विचारधारा अर्थशास्त्र से ली गई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 7 अंग। शासन को चलाने के लिए कौटिल्य ने 7 महत्वपूर्ण अंग बताए। यह अंग कुछ इस प्रकार है। राज्य के अंदर स्वामी होना चाहिए यानी कि राजा, अमात्य होना चाहिए मंत्री वगैरह, जनपद होने चाहिए, दुर्ग होने चाहिए, सेना, मित्र और कोष यानी खजाना होना चाहिए। ये 7 चीज अगर तुम्हारे राज्य के पास है तो तुम किसी को भी पेल सकते हो जाके। प्राचीन व मध्यकालीन हिंदू शासकों ने अपना शासन चलाने के लिए सप्तांग विचारधारा का प्रयोग किया है। ज्यादातर को सेम टेक्निक आती थी और इसीलिए हमें सभी राजाओं का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें एक जैसा देखने को मिलता है। राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन कैसा था? विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था, यानी कि जमीन से जो कर लिया जाता था उसी से राज्य की कमाई होती थी, जो उपज का तिहाई या छठा भाग होता था। यानी कि अगर तुमने 6 किलोग्राम कुछ अनाज उगाया है तो 1 किलोग्राम राजा के नाम पे राजा को दे आना, ठीक है। आजकल तो कोई कुछ दे के नहीं आता राजा को, यानी कि अधिकारी जो होता है मेन उसको नहीं दिया जाता, टैक्स देना पड़ता है। ऐसे मत सोचो यार तो कुछ नहीं देना पड़ता। 18-20% का टैक्स है, मतलब 18 से 20 के आसपास, 18 तो है ही है, ठीक है ना। तो ये जो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही उस टाइम पे भी वो अपने राजा को टैक्स देते थे। अब टैक्स में जो है कुछ कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसे ही चलता था। किसानों से चावल की उपज का 1/3 भाग, रागी, चना आदि का 1/4 भाग, बाजरे व अन्य शुष्क भूमि से उपज का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब ये इतना ऊपर नीचे क्यों था मामला? क्योंकि भाई जहां पे खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो वहां से ज्यादा कर लेते, जहां पे बेचारों को भूखे पेट मरने की नौबत है वहां से कम कर लिया जाता था। राज्य को सामंतों से भी कर और उपहार आदि प्राप्त होते थे। बंदरगाहों से कर और वाणिज्य से भी अधिभार वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाजार कर, गृह कर, सिंचाई कर, चरागाह कर आदि भी राज्य की आय के मुख्य साधन थे। न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने से भी राज्य को आय होती थी। कृष्णदेव राय की पुस्तक मुक्तक माल्यद, ये जो किताब थी, 2 किताबें लिखी थी ना उसने, एक ये थी और एक और थी कोई संस्कृत से में नाम था उसका कोई। तो इसके अनुसार जो है राज्य की आय 4 भागों में खर्च की जाती थी। दान देने में, राजा का व्यक्तिगत खर्चा जो होता था, घोड़े की देखरेख करना और घोड़े की नहीं, घोड़ों की देखरेख करना जितनी सेना में घोड़े हैं, और सैन्य और राज्य की सुरक्षा में जो सैनिक वगैरह लगे उन पे खर्चा आना। तो जो पैसा था वो ऐसे खर्च हो जाता था। अब ये जो आमुक्त्य माल्यद ये किताब है इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। यह कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध तेलुगु रचना है। आमुक्त, क्या नाम रख रखा है यार, ये पढ़ा भी नहीं बोला भी नहीं जाता, बहुत बार ऐसे नाम आ जाते हैं।
अमुक्तक माल्यद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मुद्रा या मणियों की माला। मुद्रा की माला यानी कह सकते हो बेसिकली कलेक्शन ऑफ बहुत सारे चीजों का वो है ये। इस रचना को तेलुगु साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। न्याय प्रशासन, न्याय कैसे करते थे, वही फंडा यार बाकियों वाला, सेम टू सेम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो ये चीजें आप कि राजा कैसे न्याय करते थे, वही था ये यहाँ पे भी। विजयनगर के राजा निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखते थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियमित न्यायालय भी थे। गांव में जाति पंचायतें और श्रेष्ठ संगठन भी न्याय का काम करते थे। इन सब के ऊपर राजा का न्यायालय था, यानी कि अगर कोई फैसला ढंग से नहीं दे रहा राजा फैसला देगा। हर एक का सेम सीन था। राजा जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था न्यायालय का, जिसे सभा कहा जाता था। सभा लगती थी और वहां पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई मंत्री संतरी कोई नहीं सुन रहा, तो भाई राजा सुनेगा तुम्हारी बात। धर्मशास्त्रों में बताए गए कानूनों का पालन किया जाता था। दंड विधान बहुत कठोर था। मृत्यु दंड, अंग विच्छेद यानी कि हाथ पैर तोड़ के फेंक दो बंदे को, और संपत्ति को जब्त कर लिया जाना इनके मुख्य दंड थे। यानी कि या तो उसको मार दिया जाएगा बंदे को, या फिर अंग अंग ढीले हो जाएंगे उसके, सब अंजर पंजर तोड़ दिए जाएंगे, या फिर उसके घर बार या जो भी संपत्ति है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो खतरनाक था, जिसकी वजह से ताकि लोग जो है उल्टे सीधे काम ना करें। तो सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन के अंदर सैनिक किस तरीके से मैनेज थे वो बताएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की सेना सुसंगठित और स्थायी थी। स्थायी होती है पक्के रूप से सेना, अपनी सेना खुद की सेना रखते थे। बहुत सारे राजा क्या करते थे, सामंतों को जो है जमीनें दे रखी थी तो उनसे सेना मांगा करते थे जब लड़ाई होती थी। इनका जो है इनकी खुद की सेना थी। सेना का प्रमुख राजा होता था। पैदल, घुड़सवार, हाथी, तोपखाना सेना के प्रमुख अंग थे। विदेशों से उत्तम नस्ल के घोड़े मंगवाए जाते थे। कृष्णदेव राय के समय हारमुच से 13,000 अरबी नस्ल के घोड़े खरीदे गए थे। सेना का प्रमुख अधिकारी नायक या फिर पालीगर कहा जाता था। स्थायी सेना के अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर राजा को अपने अधीन छोटे राजाओं सामंतों से भी सेना प्राप्त होती थी। अगर जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, तो सामंतों से भी सेना मंगवा लेते थे वो। राजकीय सेना को नगद वेतन दिया जाता था, परंतु पालीगर जैसे बड़े अधिकारियों को वेतन के बदले भू क्षेत्र अनुदान दिए जाते थे। पालीगर कौन था, सेना का अधिकारी। तो अभी इसको क्षेत्र क्यों दिए जाते, ताकि वो सेना को संभाले। भाई हम फालतू फंड में नहीं बढ़ने वाले, तो कुछ सेना को का जो खर्चा है वो संभालेगा, और वो उस क्षेत्र से जो है जमीन से जो भी कुछ करना वो करते रहे जमीन के साथ में, और वहां से जो है खर्चा चलाते रहो। आर्थिक विकास यानी कि जो तरक्की हुई वो कैसे हुई, पैसे के मामले में, मतलब पैसा कितना था उनके पास में। विजयनगर एक समृद्धशाली राज्य था। विभिन्न विदेशी यात्रियों ने उनकी धन संपत्ति की प्रशंसा की थी। उनके वृत्तांत से पता चलता है कि विजयनगर उस काल के विश्व में ज्ञात सबसे धनी राज्यों में से एक था। इटली निवासी यात्री निकोलो द कोंटी, पुर्तगाली निवासी डोमियो पायस, ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक ने उसकी समृद्धि की बहुत अधिक प्रशंसा की। कोटी ने भी लिखा है, यहाँ का राजा भारत के दूसरे सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब्दुल जाक ने लिखा है, विजयनगर के समान ना तो कोई शहर देखा है और ना ही उसके समान विश्व में किसी नगर के बारे में हमने इतना सुना है। इतना फेमस साम्राज्य था विजयनगर, आपने नहीं सुना था। तो अब पता लग गया ना विजयनगर कितना पॉपुलर था उस टाइम पे। इसी प्रकार पुर्तगाली यात्री डोमियो पायस ने भी लिखा है, यह विश्व का सबसे सुंदर शहर है, जहां पर गेहूं, चावल, जौ, दालें और अन्य वस्तुओं की भरमार है। वह पुनः लिखते हैं, मतलब पायस ने एक और बार लिखा है, यहाँ के राजा के पास असीमित संपत्ति, सैनिक और हाथी है, क्योंकि यहाँ से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस शहर में तुम्हें सभी देशों के निवासी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के निवासी सभी देशों से कीमती पत्थर, मुख्यतः हीरो का व्यापार करते हैं। बारबोसा भी आया था ना, तो उसने भी नगर की प्रशंसा में लिखा है, नगर बहुत विस्तृत और सघन बसा हुआ है, और भारत के हीरो, पेंगू के लाल, चीन और अलेक्जेंड्रिया की रेशम, सिंदूर, कपूर, कस्तूरी और मालाबार की काली मिर्च और चंदन के व्यापार का मुख्य केंद्र स्थान है। मतलब इतनी सारी चीजें इसी राज्य में थी भाई। सबने बहुत दिल खुश हो गया, मजा आ गया भाई इस शहर में जाके। आप भी कभी घूम के आना, वैसे आप नहीं जा सकते, फिर भी घूम के आना, ठीक है। किताबों से घुमाना, फोटो वोटो देख लेना, मजा आ जाएगा। चलो, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सिक्के, ये उस समय सिक्के थे जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी ना, वो थी, ये सोने से बनाते थे। तो खेती का मामला क्या था, सारा घूम फिर के भाई
पेट में कुछ अनाज भी चाहिए तो क्या क्या उगाते थे, कैसे चलता था खेती का काम इनका, तो वो देख लेते हैं। विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। राज्य की कृषि व्यवस्था बहुत उत्तम थी। राजा कृषि की उन्नति में पर्याप्त योगदान देते थे। संपूर्ण भूमि को चार भागों में बांटा गया था। सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। यहाँ पर गेहूं, चावल, जौ, रागी, चना, बाजरा, दाल और अन्य भी फसलें कुछ उगाई जाती थी। विजयनगर के शासकों ने कई नहरों और तालाबों का निर्माण करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई, जिससे कृषि उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि हो गई। पुर्तगाली यात्री नूनीज ने सजीव चित्रण करते हुए लिखा है कि विजयनगर शहर में ही कमलपुरम नामक जलाशय था। कमलपुरम नाम का एक जलाशय, जलकुंड था कुछ। शासकों ने कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी कर दी ताकि कोई बाहरी आक्रमणकारी खेती पे कब्जा ना कर ले। विशेष तौर पर विजयनगर शहर में 7 परकोटे थे, जिसमें पहले परकोटे के अंदर विशाल कृषि क्षेत्र और जलाशय थे। यानी कि परकोटे होते 4 दीवारी से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता ना, तो वो ऐसे ऐसे इस साम्राज्य के अंदर 7 परकोटे थे, काफी बड़े बड़े। एक निश्चित मात्रा में कृषि पर कर भी लिया जाता था। यह उपज का 1/6 1/3 भाग निर्धारित था। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि भाई सूखा है तो कम लेंगे, और अगर तुम्हें मस्त पैदावार मिल रही है तो तुमसे ज्यादा लिया जाएगा। ये क्या भाई, कृत्रिम जल प्रणाली, प्रणाली, अच्छा हाँ, मेरे को भी समझ नहीं आया क्या सीन है भाई, जल की कहाँ प्रणाली मिल गई है। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये जो देख रहे हो ना, ये पत्थर से रखे हुए ये वाले, तो इन पत्थरों के अंदर से यहाँ से ये जो ये वाला जुगाड़ बना रखा है, यहाँ पे पानी आएगा ऐसे। और ये भाई कितनी मेहनत लगी होगी यार वैसे इनको बनाने में, मतलब हाथों से पत्थरों को तोड़ तोड़ के ऐसे, बहुत मेहनत भरा काम था भाई लिटरली। चलो आगे बढ़ते हैं, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग, धातु उद्योग और इत्र उद्योग का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जो विजयनगर की समृद्धि के कारण थे। मतलब बहुत सारी चीजें थी तो यार समृद्धि तो आ ही जाएगी। ऑलराउंडर था ये पूरा क्षेत्र। विजयनगर साम्राज्य के अंतर क्षेत्रीय व्यापार, तटीय और समुद्री व्यापार उन्नति पर था। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त विजयनगर का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, इराक, अफ्रीका, अबिसिनिया, ये कौन सा देश आ गया, और पुर्तगाल आदि देशों के साथ होता था। काली मिर्च, कपड़ा, चावल, सोरा, चीनी, मसाले, इत्र, ये जो है सेंट जिसको कहते हैं परफ्यूम वगैरह, उसको इत्र कहते हैं हिंदी में, तो ऐसी चीजों को विदेशों को भेजते थे। और घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम, ऐसी वस्तुओं को भारत में मंगवाते थे। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत में जलयानों का भी निर्माण होता था। जलयान होते हैं यानी कि नौकाएं वगैरह, जहाज, समुद्री जहाज, उन चीजों को भी बनाया जाता था। अब्दुर्जाक ने के कथन अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें थी, यानी कि 300 ऐसी जगहें थी जहां पे जहाज जाके खड़े होते थे। भाई कितनी सारी थी। पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था, जहां कन्नूर का बंदरगाह था। इस प्रकार विजयनगर राज्य की समृद्धि से वहां की प्रजा सुखी और खुश थी, समृद्ध थी, सबकी जिंदगी मस्त चल रही थी, एक नंबर की। कला और साहित्य के बारे में जानते हैं। कला और साहित्य के अंदर उन्होंने क्या करा है। कला और साहित्य की दृष्टि से भी विजयनगर राज्य प्रगतिशील रहा। वहां के शासकों ने कला और साहित्य को पूर्ण संरक्षण दिया। अनेक नगरों की स्थापना की, उनमें भव्य भवनों, मंदिरों आदि का निर्माण किया। साहित्यिक क्षेत्रों में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में साहित्य में रुचि ली। भवन निर्माण कला, यानी कि जो भवन बनते थे, घर वगैरह, या घर तो नहीं, बेसिकली महल बनते थे, मंदिर बनते थे, तो उन चीजों में कैसे क्या निर्माण किया जाता वो बताएंगे। तो भवन निर्माण कला है ये। विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली और मदुरई शैली अपनी चरम पर थी। विजयनगर की खुदाई में लगभग 30 भवनों के अवशेष हमको मिले हैं, जो आकार में काफी बड़े हैं। इनको महलों का नाम हम दे सकते हैं, सीधी बात, घर कहना बेइज्जती हो जाएगी, महल कहो इनको। शहर में सबसे ऊंचा और आकर्षक स्थान महानवमी डिब्बा था। भाई नाम भी क्या रख रखा, महानवमी डिब्बा। ये देखो महानवमी डिब्बा पर उकेरे गए दृश्य, ये फोटो बना रखे पत्थर काट काट के। यह 11,000 वर्ग फुट में फैला 40 फुट की ऊंचाई वाला मंच था। शाही क्षेत्र में एक अन्य सुंदर भवन कमल महल भी था, कमल महल भी है। इसकी मेहराब पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं। इस भवन को कमल महल का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इन मेहराबों को दूर से देखने पर कमल जैसी आकृति दिखाई देती है। विजयनगर के में एक क्षेत्र मंदिरों वाला है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में भले ही द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ, पर
इनकी अपनी भी एक विशेष ही शैली थी, कुछ अलग ही स्टाइल में लोग बनाते थे उनको। इनमें स्तंभों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ, मतलब जो पिलर्स थे ना बहुत ज्यादा यूज करे जाते थे, और खंभों पर घोड़े की आकृतियां दर्शाई गई हैं। मंदिर में मंडप या खुले दालान है जिस पर देवता की मूर्ति बनाई गई है। ये है कमल महल, जो कि आप देख सकते हो। वैसे कमल जैसा मेरे को तो नहीं लग रहा, बट जो भी है कह लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से ड्रोन शॉट में लगता होगा आई थिंक ये कमल जैसा, तो उसकी वजह से कहते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चिदम्बरम में ताड़पत्री और पार्वती मंदिर भी सुंदर है। कांचीपुरम के वृद्धराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर, कल्याण मंडप भी उल्लेखनीय है। इन मंदिरों के गोपुरम सबसे अधिक प्रभावशाली थे। भवन निर्माण कला के साथ मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला में भी विशेष उन्होंने प्रगति करी। ये दिखा रखा है खंभों पर घोड़े की आकृतियां, ये बना रखे, ये देख रहे हो ना, ये घोड़े बना रखे, खड़े हुए हैं घोड़े कुछ अलग स्टाइल में, स्वैग में खड़े हुए हैं। तो भाई वो बहुत टाइम लगा देते, बहुत पैसा फूक रखा है इन महलों के ऊपर। महानवमी डिब्बा, ये डिब्बा डिब्बा कर रहे हैं हम, ये क्या चीज है? ये है वो डिब्बा, डिब्बे जैसा लग रहा है तो इसीलिए इसको महानवमी डिब्बा नाम रख दिया। यह लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक बनी पत्थर की मंचनुमा आकृति है। कुछ नहीं है, ये एक स्टेज है जहां से पूरी आवाम को भाषण देता होगा शायद राजा। इसके उपयोग को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है, फिर भी अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि विशेष अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों के समय पर यहाँ सम्राट व जनता इकट्ठा होती थी और राजा गुणगान करते थे। ऐसे देखा होगा ना, ऐसे ऊंचाई सी पे खड़े होकर राजा भाषण देता था। पहले के टाइम पे यार कैसे देते होंगे वो पता नहीं, बट जो भी था, कैसे सुनते होंगे वो लोग इतनी दूर तक। चलो आगे बढ़ते हैं, साहित्य के बारे में जानते हैं। साहित्य में क्या है इनका? विजयनगर के शासकों ने अनेक विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण दिया। विजयनगर के कई शासक स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान और साहित्यकार थे। उनके समय में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। बुक्का राय के, ये जो है यहाँ पे, ये देखो, ये है विट्ठल स्वामी मंदिर हमारा, देखा रखा है यहाँ पे फोटो में। ये मैंने आई थिंक किसी और बुक में भी देखा था, ये सेम फोटो। मतलब अभी रिसेंट नई बुक्स आई है ना, पढ़ाई है मैंने बाकी क्लासेस की भी, तो उनमें से कहीं आया था ये सेम फोटो। क्या आप जानते हैं विजयनगर की राजभाषा तेलुगु और वह लिपि जो है क्या नाम है ये, नंदिनागढ़ी थी। ये जो है इनकी लिपि थी और ये राजभाषा थी तेलुगु। चलो ये यहाँ पे पढ़ते हैं। बुक्का राय के मंत्री माधवाचार्य ने न्याय शास्त्र पर एक महान ग्रंथ लिखा। देखो साहित्य की बात है, इन्होंने, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछ लेंगे क्वेश्चन कोई सा। ये जो है ये 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है, ये पांचों के पांचों याद कर लेने हैं। बेसिकली ये वाला जरूर कर लेना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 छोड़ भी सकते हो अगर नहीं याद होते तो, बाकी कोशिश करना अगर हो जाए तो कर लेना, ठीक है। तो ये जो है किताबों के बारे में बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में कि हाँ कौन सी किताब किसने लिखी है, सो इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको। चलो देखते हैं। बुक्का राय के मंत्री माधवाचार्य ने न्याय शास्त्र एक किताब का जो है ये ग्रंथ लिखा इन्होंने। उसके अलावा जो है सायणाचार्य ने जो है वेदों पर टीकाएं लिखी हैं। बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। देवराज द्वितीय ने कवियों को संरक्षण भी दिया। राजा कृष्ण देव राय स्वयं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनके काल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। उन्होंने आमुक्तमालयद, ये भाई अजीब अजीब नाम रखे, क्या बोलूं मैं इनको, नामक जो है तेलुगु में महान ग्रंथ की इन्होंने रचना करी थी। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। रानी गंगा देवी ने मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना इनके शासनकाल के दौरान हुई थी। चैप्टर आपका खत्म हो गया, ये छोटा सा पैरा और बचा बस। इस प्रकार विजयनगर राज्य विस्तार, शक्ति, शासन संपन्नता, साहित्य और ललित कला आदि की प्रगति की दृष्टि से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका महत्व इस दृष्टि से और भी महत्व अधिक हो जाता है कि उसने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, सभ्यता और समाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखकर पल्लवित होने से में सफलता दिलाई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों में कहें तो विजयनगर साम्राज्य के ने दक्षिण में मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करके एक महान ऐतिहासिक दृश्य को पूर्ण किया है। तो मतलब बेसिकली उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी है इस तरीके से। माइंड मैप यहाँ पे दे रखा है जो कि बहुत आसान नहीं होता है, या आगे तो क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये है माइंड मैप जिसके अंदर विजयनगर साम्राज्य का शॉर्ट में बताएंगे
राजवंश है, 4 राजवंश थे, संगम, सलू, तुलु, अरविंदु। ठीक है, उपाधियां और योगदान थे, कुछ सैन्य उपलब्धियां थी, प्रशासनिक ऐसे वो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ये बस यहाँ पे हेडिंग दे रखी है हमको। प्रशासन के अंदर केंद्रीय प्रशासन, राजस्व, न्याय, सैन्य, आर्थिक, कृषि, उद्योग, व्यापार, कला और साहित्य में भवन निर्माण कला और साहित्य। ये चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर ये ऑल जो पॉइंट्स है वो हमने पढ़े हैं, जो कि हम वैसे तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आप लोग को थोड़ा क्विकली पढ़ना हो या फिर समरी वाली वीडियो देख लेना, जो कि मैं थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, बट बना दूंगा मैं उसको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना कौन कौन सी वीडियो बनी हुई है, कौन सी नहीं बनी हुई है। मैं लगा हुआ हूँ ये पूरी बुक आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में अच्छे से प्रॉपर करवा दी जाएगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे पेपर्स वगैरह में, अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो ठीक है, तो वो भी आपसे के साथ शेयर कर दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।